संगीत एक साधना है और बिना साधना के उत्कृष्ट शिक्षा हासिल नहीं की जा सकती। स्वदेश न्यूज से बातचीत करते हुए मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर पंडित साहित्य नाहर ने कहा कि कला एवं संगीत की शिक्षा बिना साधना के संभव नहीं है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में भी संगीत का एक अपना अलग योगदान रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बातचीत करते हुए प्रोफेसर पंडित साहित्य नाहर का कहना है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग आयाम निर्धारित करेगी। भारतीय शिक्षा में संगीत का कितना योगदान है आज हम जानेंगे। यूनिवर्सिटी राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कुलगुरु पंडित प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर साहब से बड़ा आप जो विभूति देख रहे हैं बड़ी अद्भुत विभूति है और निश्चित तौर पर संगीत के क्षेत्र में है और सितार वादन में वो टॉप जो मैंने अभी बोर्ड पढ़ा उनका तो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं। सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर बात करें तो देश में लागू की गई है 29 जुलाई 2020 को। 4 साल पूरे हो गए हैं। 2021 में इसका कानून शुरू हुआ। अगर हम बात करें तो शिक्षा में के क्षेत्र में संगीत का कितना बड़ा योगदान है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। पहले तो हम आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे ये अवसर दिया। देखिए, हमारे देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ हुआ है, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं 2020, इसमें संगीत और कलाओं को बहुत महत्व दिया गया है और इतना महत्व दिया गया है कि उसमें ये इंगित है कि इसकी शिक्षा दीक्षा या बच्चों को इससे सारोकार कराना प्रारंभिक कक्षाओं से होना चाहिए, क्योंकि संगीत और कलाएं हमारे देश में केवल शिक्षा का विषय नहीं है, संस्कार का विषय है। संस्कार का विषय है। हमारे देश की जो सांस्कृतिक मर्यादा है, हमारे देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें संगीत और कलाएं आज से नहीं वैदिक काल से एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आप देखिए कि वो चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, हम तो रामायण काल कहें, महाभारत काल कहें, या विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक दौर में कोई भी राज दरबार ऐसा अछूता नहीं रहा है जहां संगीत के कलाकारों को आश्रय न दिया गया हो, सम्मान न मिला हो कहीं भी। और संगीत तो जीवन के दोनों मापदंडों में आवश्यक है। सुख का अगर अवसर है तो भी संगीत है, अगर दुख के अवसर हैं तो भी संगीत है, क्योंकि संगीत ईश्वर का एक स्वरूप है। हम जब ईश्वर से एक साक्षात्कार बनाने की चेष्टा करते हैं तो संगीत का जन्म होता है। आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि हमारे प्रायः सभी देवी देवता संगीत के किसी न किसी वाद्य के साथ निरूपित किए जाते हैं। हम भगवान श्री गणेश कहें, भगवान शंकर कहें, भगवान श्री कृष्ण जी कहें, माता सरस्वती कहें, सबको। तो जब संगीत साधक या हम लोग जब साधना करते हैं तो हम उस परम पिता परमेश्वर से एक लिंक बनाते हैं, बॉन्डिंग स्थापित करते हैं और स्वर के माध्यम से, ताल के माध्यम से, रागों के माध्यम से, बंदिशों के माध्यम से हम उनसे साक्षात्कार करते हैं और साधना करते हैं। अब रही बात शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संगीत और कलाओं की परिकल्पना है, जैसा मैंने अभी आपको अवगत कराया कि प्रारंभिक कक्षाओं से है। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो संस्कार मजबूत होता है और दूसरे बच्चों में, विद्यार्थियों में अध्ययन करने और साधना की एकाग्रता इससे निर्मित होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और संगीत में गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा बिना इसके। सर, अगर हम बात करें, अगर हम ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर को एक संगीत नगरी के रूप में देखा जाता है क्योंकि तानसेन जी यहीं से आते हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत प्रेमी हुआ करते थे और उनके नाम पे यूनिवर्सिटी में है और इस यूनिवर्सिटी का पूरा इसमें पदभार आपको मिला हुआ है। अपने आप को कैसे देखते हैं आप संगीत की एक नगरी में, फिर राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय में एक कुलगुरु का होना? क्योंकि कुलगुरु एक ऐसा शब्द है कि बिल्कुल कह सकते हैं कि संगीत की खोज के साथ साथ, चूंकि आप एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, जो मैंने देखा है, लोगों से सुना भी है, तो ये कहाँ कनेक्ट करता है? ग्वालियर में होना, तानसेन की नगरी में होना, यहीं के विश्वविद्यालय का कुलगुरु होना, और साथ में संगीत को आप शिक्षा में जो मतलब समाहित होता है, उसके क्या मायने? देखिए, मैं पहले तो बता दूं, मैं मूलतः प्रयागराज से हूँ, जहाँ त्रिवेणी संगम है,
प्रयागराज विश्वविद्यालय में मैं 42 साल अध्यापन किया और ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय में सेवा करने का एक जो सुखद अनुभूति है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ग्वालियर में जैसा आपने कहा, राजा मानसिंह तोमर जी, तानसेन, बैजू बाबरा, शंकर पंडित का घराना, राजा भैया पूछ वाले का घराना, अमजद अली खान साहब उसी परंपरा से, और अब जब सिटी ऑफ म्यूज़िक यूनेस्को ने इसको घोषित कर दिया है, तो पहले से ही तो इसकी परंपरा सुदृढ़ तो थी ही, अब और हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बन जाती है। और इन सब, अभी दिसंबर में ताल दरबार का कार्यक्रम हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कथक कुंभ का कार्यक्रम हुआ, सब में विश्वविद्यालय की बड़ी अहम भूमिका रही है। तो मैं तो इसे मानता हूं कि मैं यहाँ कुलगुरु के रूप में एक सेवा करने का मुझे सुखद अवसर मिला है और मैं पूरी तन्मयता से और निष्ठा से लगा हुआ हूँ। पंडित जी, बड़ा एक अजब सा सवाल है, क्योंकि आज के संगीत की बात करें तो संगीत आपने देखा होगा कि जो गाने चल रहे हैं, चूंकि आप बहुत अच्छे सितार वादक हैं, संगीतज्ञ हैं, आज के संगीत में और गुरुकुल परंपरा के संगीत में बेसिक अंतर क्या देखते हैं? आजकल जो गाने आ रहे हैं समझ में नहीं आते। पहले हम बात करें, अगर हम 5 दशक पहले की बात करें या 10 दशक पहले की बात करें, तो वो संगीत समझ में आता था। आज जो संगीत वर्तमान में चल रहा है, उस संगीत से अगर हम परिभाषित करें पहले के संगीत को, तो कैसे देखते हैं? देखिए, पहले संगीत मूलतः साधना के लिए हुआ करती थी और राज दरबारों में आश्रय मिलता था, तो उनको और प्रकार के एन प्रकार ने और धन अर्जित करने की बहुत चिंता नहीं रहती थी। आज क्या हो गया है कि थोड़ा सा उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट जुड़ गया है और वो कुछ न कुछ विवशता भी है कलाकारों की। केवल रियाज ही करते रहेंगे तो पेट भरने का साधन कहाँ से होगा? राजा महाराजा रहे नहीं, शासन से भी बहुत कुछ हो तो रहा है, मगर अभी और आगे होने की बहुत आवश्यकता है। तो आज के समय में और उस समय के संगीत में मूल कारण यही है, मगर फिर भी आज बहुत से कलाकार ऐसे हो रहे हैं जो भारत का जो यश पताका है संस्कृति के क्षेत्र में पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है पंडित जी आपसे, 102 पेज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अभी पूरी तरह से उसे लागू नहीं किया गया। इसके आपको क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत थी या जो पुरानी शिक्षा नीति थी वही बेहतर थी? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें एमी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट एक बात, दूसरी बात इंटरडिसिप्लिनरी की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि इसका ये आयाम बहुत मजबूत है। अब चूंकि हम लोगों के यहाँ की शिक्षा की नींव अभी उस तरह से उतनी सशक्त नहीं रही है, तो हमें उस गोल को अचीव करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर अच्छा है, ये बढ़िया। आप संतुष्ट हैं अजय कुलगुरु होने के? हाँ, मैंने अपने यहाँ लागू कर दिया है। अच्छा। मध्य प्रदेश शासन ने जिस वर्ष से शिक्षा नीति लागू करी, हम प्रथम वर्ष से अपने शासन के निर्देशों के अनुसार हमने अपने विश्वविद्यालय में लागू कर दिया है और सफलतापूर्वक चल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ही समय निकाल के, चूंकि कल आपका एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत धन्यवाद, आभार। और ये कुलगुरु संदीपनी सम्मान का जो आयोजन आपका होने जा रहा है उज्जैन में, मैं इसके लिए हृदय से शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पंडित साहित्य कुमार नाहर साहब, प्रोफेसर हैं, और इनका साफ मत है कि संगीत पहले साधना होती थी, आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीविकोपार्जन का साधन बनता जा रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वो उन्होंने बिल्कुल आभार व्यक्त किया है मध्य प्रदेश शासन का, मध्य प्रदेश सरकार का, और साथ में देश के जो शिक्षा मंत्रालय उसका, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।